हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश यादव, हमारे एक्सेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं का साइंस पढ़ा रहे हैं। और साइंस में हालांकि जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वह 2 पार्ट बन भी चुका है। तो हो सकता है कि वह उसका जो है अगला पार्ट बनेगा। ये पार्ट नंबर जो है 3 है, इसका पार्ट नंबर 3। और बाकी जो 2 पार्ट्स है ये दे दिए गए हैं। ठीक, अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पे तो आप क्या करिए, इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दिया गया है उससे पहले क्या करिएगा, देखिएगा और उसे अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, लिखवाने के बाद ये देखिए, आपको जो ये बोर्ड पे सारा चीज़ दिया हुआ है, डिफिनीशन वगैरह लिखा हुआ है, आप इसे अपने फेयर कॉपी में लिखिए और लिख कर यहीं से तैयारी करिए। क्योंकि यकीन मानिए, किताब से ही ये छाँट छाँट के लिखे हैं और आसान भाषा में लिखे। इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, आप NCERT में भी खोज लीजिए तभी भी। चलिए देखिए, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहला जो पहला पार्ट था, उसके बाद जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट में हमने ये बताया था आपसे कि जो है रासायनिक समीकरण को लिखना या संतुलित करने के 2 चरण होते हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। वहीं पर बता के वीडियो को स्टॉप कर दिए थे। अब यहाँ पे आगे से देखिए, पहला चरण होता क्या है। तो पहला चरण में एक हेडिंग लिखा गया है कि मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। आप अपने कॉपी में भी इसको क्या करिए, लिखिए, हेडिंग डालिए मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए पॉइंट डलवा के लिखवाते हैं हम। हमारा जो नियम होता है, पॉइंट डलवा के लिखवाते हैं ताकि आप आसानी से एक एक सेंटेंस के रूप में उसे याद कर सकें। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या करा है, किसी रासायनिक समीकरण में क्रिया कारकों के उत्पादों में परिवर्तनों के मध्य तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तीर के चिन्ह के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड क्रिया कारकों को दाईं तथा बाईं ओर राइट हैंड साइड को लिखा जाता है। यानी यही बोला है कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो, अब आप जानते हैं कि रासायनिक समीकरण में क्रिया कारक और उत्पाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ होते हैं। देखिए ये हो गया, मान लीजिए कोई आपका परमाणु है A, ठीक, कोई परमाणु है B, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है किसका निर्माण करेंगे, AB। तो इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, इन दोनों को ही बोला जाता है अभिकारक। और जो एरो के जो इस साइड बनता है इसे बोला जाता है उत्पाद। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए, जो एरो के क्या लेफ्ट हैंड साइड, यानी अभिकारकों को हम किससे कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा उत्पाद बनता है उसको हम राइट हैंड साइड से दिखाते हैं। इस नियम में यही कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड के द्वारा लिखते हैं। जो अभिकारक जो अभिक्रिया के बाद यानी जो एरो के उस साइड बनते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, राइट हैंड साइड के रूप में लिख सकते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। तो पहला नियम यही है, इससे आगे नहीं कुछ कह रहा है। तो पहला जो पॉइंट है यही कह रहा है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखें, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है। तो दूसरे पॉइंट में लिखा है कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले 2 या 2 से अधिक क्रिया कारकों के अणु सूत्रों के मध्य धनात्मक चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। यानी ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी रासायनिक समीकरण में या तो एक अणु सूत्र लो या तो 2 लो, अगर 2 लोगे तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह जैसे लगाओगे, जैसे यहाँ पर अभी हमने लिया था, यहाँ पर क्या लिया था, हमने लिया था A। चलिए नीचे दिखाते हैं, यहाँ पर हमने कोई लिया था A, ठीक, और कोई दूसरा परमाणु या अणु लिए थे B, ठीक। तो बीच में कौन सा चिन्ह लिए, बीच में प्लस चिन्ह लगाए कि नहीं। और फिर एरो के बाद अगर हो सकता है कुछ अलग अलग बने, या तो AB बने या तो BA बने, मतलब कोई भी परमाणु या अणु बनेगा तो हम बीच में कौन सा चिन्ह लगाकर दिखाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाकर दिखाएंगे। तो इसमें वही कह रहा है कि चाहे क्रिया कारक हो चाहे उत्पाद हो, कुछ भी बनता है, अगर 1 से अधिक बनेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्रिया कारक में भी अगर 2 से ज़्यादा अणु लेते हो तभी बीच में प्लस चिन्ह जरूर लगाओगे। बात समझ में आई। तीसरा देखिए पॉइंट क्या करा है, तीसरा पॉइंट ही करा है कि समान रूप से उत्पादों के अणुओं के मध्य भी धनात्मक चिन्ह लिखते हैं।
यानी फिर वही बातें कह रहा है कि अभी तक हमने ऊपर वाले में केवल ये बताया है कि जो क्रियाकारक हैं उसमें, क्रियाकारक का मतलब इधर, जैसे हमने कोई परमाणु लिया था ए, फिर उसके बाद कोई परमाणु ले लिया बी, फिर उसके बाद कोई परमाणु ले लिया सी। मान लीजिए अगर 3-3 को आणविक सूत्र या फिर 3-3 को अणु लेते हैं तो इनको लिखेंगे तो प्लस के बीच में, और प्लस इनके अलावा जो उत्पाद बनेगा, ये तो मान लीजिए आपका क्या था, ये था आपका अभिकारक, ठीक। जो उत्पाद बनेगा हो सकता है ए बी बने या फिर बी सी बने या फिर आपका सी ए बने। तो देखिए जो उत्पाद बना है तो कहीं न कहीं बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखें कि नहीं। तो इस दोनों नियम में यही कह रहा है, मतलब इस नियम में यही कह रहा है कि चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, एक से अधिक बनेगा या एक से अधिक लेंगे तो बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा के जरूर लिखेंगे। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर अगला, देखते हैं इस नियम में क्या कह रहा है। तो लिखा है कि तीर का सिरा उत्पादों की ओर होता है जो कि अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। आप इसमें देखिए, फिर एक बार देखिए, हम अभी जो रिएक्शन किए हैं, ये जो एग्जाम्पल्स लिए थे, मान लीजिए कोई परमाणु हो गया ए, कोई परमाणु हो गया बी, दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, ए बी, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे तीर का जो सिरा है, तीर का सिरा किधर जा रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें लिखा है कि जो कि अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है, यह अभिक्रिया उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ये अभिक्रिया क्या, अभिक्रिया करके क्या चीज़ें बनाएगा, क्या उत्पाद बनाएगा, तो इसीलिए अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए है, हमने क्या उदाहरण लिए हैं कि जिंक की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, इसके नीचे जस्ट हम ले लेते हैं इसका जो है संकेतांक रूप में लिखना। हमें मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है जिंक, हमने लिया जिंक, जिंक की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप जानते हो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला आता है HCl, एरो लगा दोगे। देखिए यहाँ पर ये और ये जिंक या हाइड्रोजन क्लोराइड को हम अभिकारक कहते हैं, अब बाकी एरो लगाया गया है, एरो हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। ये बन गया आपका जिंक क्लोराइड, ZnCl2 बनेगा, प्लस कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो कहीं ना कहीं ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है, ठीक। तो हमेशा उत्पादों की तरफ है ये चिन्ह है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये क्या करता है, अभिक्रिया की दिशा को ही बताता है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। देखिए इसी में एक लास्ट जो है पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट नियम क्या कह रहा है, देखिए इसमें लिखा है कि यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है, समझिएगा, उत्क्रमणी का मतलब उधर भी दिखाता है और इधर भी दिखाता है, यानी दोनों ऐसे करके रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर अभिकारक से लेकर उत्पाद बना रहे हैं तो फिर उत्पादक से लेकर अभिकारक भी बन सकता है, यही कहलाता है उत्क्रमणी। तो बोल रहा है कि यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है अर्थात बाईं तथा दाईं दोनों दिशाओं में होते हैं, तो दोनों दिशाओं के अर्ध शीर्ष वाले तीर के चिन्ह ऐसे, देखिए चिन्ह को हमने क्या दिखा है, तो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी यही कह रहा है। एक आगे एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स लिया गया है N2 + H2। अगर हमने क्या किया है, नाइट्रोजन का अभिक्रिया कराया हाइड्रोजन के साथ तो हमारा बन गया क्या, ये अमोनिया गैस। अगर ये अमोनिया गैस बना है तो कहीं ना कहीं देखिए फिर हम चाहेंगे अमोनिया से किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब यही दिखाता है कि ये अभिक्रिया कर रहा है तो अमोनिया, फिर ये अभिक्रिया करके उल्टा वापस आएगा तो ये बन सकता है। एक एग्जाम्पल और, मान लीजिए हमने करा दिया किसके साथ, H2 के साथ प्लस O2 के साथ, ये दोनों हो गए अभिकारक, ठीक। यहाँ पर हमने क्या करा दिया, यहाँ पर ये ऐसे उत्क्रमणीय चिन्ह ले लिया, उत्क्रमणीय चिन्ह लेने के बाद क्या बना दिया, H2O, यानी इसको बैलेंस करेंगे तो हम 2H2O हो सकता है। तो कहीं ना कहीं H2O की क्रिया कराएंगे तो H2O बन सकता है और फिर इसका उत्क्रमणीय कर देंगे तो H2 और O2 के रूप में। जस्ट आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो HCl, ठीक। अगर आप HCl को तोड़ोगे तो एक H+ और एक Cl- में टूटता है, फिर आप इसको उत्क्रमणीय दिखाना चाहते हो तो फिर इस रूप में भी बन जाएगा। यानी इससे कराओगे तो ये बनेगा, फिर पुनः इसको क्या करोगे आप चाहो तो इस रूप में भी लिख सकते हो। यही कहलाता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक के रूप में पुनः वापस ला सकते हैं। आई होप आपको ये चरण 1 का सारा जो नियम लिखाया गया है सब समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब चरण नंबर 2
चरण 2 क्या कह रहा है? चरण 2 का जो बताए थे हम आपको अगले ही वीडियो में हेडिंग डलवाए थे, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो चलिए आप भी क्या करिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लीजिए हेडिंग, और इसके आगे से देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहली बात इसमें जान लीजिए कि आप जो द्रव्य के विनाशता का नियम जो क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं वो यहीं पर फॉलो होगा। यानी अभिक्रिया के समीकरण के शुरुआत में जितना मटेरियल होगा उतना अभिक्रिया के बनने के बाद जितना उत्पाद होगा वह सब बरोबर ही होगा। यही कहता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ना तो कोई नई पदार्थ उत्पन्न होती है, ना तो कोई नई पदार्थ बनती है, अर्थात पुराने पदार्थों के टूटने फूटने से ही नई पदार्थ बनती है। यानी द्रव्य की विनाशिता का नियम यही कहता है, यही इस नियम में भी फॉलो होगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हूँ। तो लिखिए आप साथ साथ कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जो लिखा गया था, दोनों पक्षों में बाईं तथा दाईं ओर, देखिए लिखे हैं कोष्टक में, बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, अभिक्रिया के बाद अगर दोनों तरफ बराबर होती हैं तो वही क्या कहलाती है? रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाती हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो तो वही क्या कहलाती है? संतुलित समीकरण कहलाती है। पहला नियम यही कह रहा है। दूसरा ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि अतः स्पष्ट है कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए फिर वही बात यहाँ पे बोल दिया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को पूरा करने के लिए द्रव्य के विनाशिता के नियम का ही पालन किया जाता है, क्योंकि द्रव्य के विनाशिता का नियम यही कहता है कि अभिक्रिया के शुरुआत में और अभिक्रिया के अंत में जो भी बनते हैं वह दोनों बराबर ही होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर मैग्नीशियम लिया गया है, मैग्नीशियम की क्रिया O2 के साथ कराया गया है, तो कहीं ना कहीं देखिए इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम, ठीक। ये क्या था आपका? ऑक्सीजन, ठीक। और ये क्या बन गया आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसे हम कहेंगे क्या बोलते हैं? क्रिया कारक, यानी जिसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को कहेंगे राइट हैंड साइड। जो उत्पाद है इसे कहेंगे राइट हैंड साइड। साफ साफ दोस्तों देख रहे होंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 1 ही है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो ऑक्सीजन को तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बराबर करने के लिए आगे लगा देंगे 2। तो अगर ऑक्सीजन को आपने बराबर तो कर दिया 2, लेकिन मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1 है, इसीलिए आप आगे भी क्या करोगे? 2 लगा दोगे, अर्थात ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, H2+O2। आपको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? जल का निर्माण करता है, H2O बनता है। लेकिन आप कहोगे H2 इधर है तो H2 इधर भी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो हमें ऑक्सीजन को तो बराबर करना पड़ेगा। तो आप सामने 2 लगाओगे इधर ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया है। लेकिन ज़रा हाइड्रोजन को देखिए, कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो इधर कितना है? 2। इधर भी आगे क्या करना पड़ेगा? 2 लगा के आपको हाइड्रोजन को पूरा करना पड़ेगा। इसके जैसे आप एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। आप चाहिए तो क्या ले लीजिए? नाइट्रोजन की क्रिया करा दीजिए, किसके साथ? H2 के साथ, ठीक। नाइट्रोजन की क्रिया H2 के साथ कराएंगे तो बनता है NH3, अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस में देखिए यहाँ पर दोनों गड़बड़ है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो सबसे पहले हम किसको बराबर करें? नाइट्रोजन को। आप यहाँ 2 नाइट्रोजन कर दोगे, और जब नाइट्रोजन 2 किए तो नाइट्रोजन बराबर हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। यानी कितना हो गया? ये 3 दूना का 6। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को क्या करोगे? 6 कर दोगे, 3 लगा दोगे, पूरा हो गया। ये समीकरण जो क्या है? संतुलित है। आई होप दोस्तों ये चरण 1 और चरण 2 समझ में आया होगा। तो
ये था पार्ट नंबर 3। आप इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़े समय के लिए हम हट जा रहे हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके क्या करिएगा, इसे यहीं पर लिख लीजिएगा और लिख के इसे तैयार करिएगा। ठीक, जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो अगले वाले वीडियो में आप सबका बरकरार रहना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बरकरार रहेंगे तो आप समीकरण को संतुलित करना नहीं सीख पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना सारा उतारिए और तब तक के लिए लिखिए और याद करिए इसे, और जो जितना ज़्यादा हो सके तो हमारे सारे वीडियो को आप अपने दोस्तों मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पहुंचाइए, क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत है। जो कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं जा पा रहे हैं उसको ऑनलाइन क्लास ही ज़रूरत है। बोर्ड्स की तैयारी यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा, और जो ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर करिएगा, तो हो सकता है उसे हम अगले वीडियो में क्या करें आपको अच्छे से बताएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।